नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जनसंख्या। देखते हैं कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक है जनसंख्या का इंट्रोडक्शन। इसमें हम जानेंगे कि जनसंख्या को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा टॉपिक है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तीसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। चौथा टॉपिक है जनसंख्या की विशेषताएं। पांचवा टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। और इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो समझते हैं कि जनसंख्या को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों जनसंख्या सामाजिक अध्ययन का आधार है। तो दोस्तों, जनसंख्या या लोगों के बिना इस धरती की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ये मानव ही है जिसने इस पृथ्वी पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है। मानव ही है जिसने इस धरती पर संसाधनों का उत्पादन किया है और उसे उपयोग भी किया है और करता है। बल्कि मानव खुद में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों, कोयला जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए, कोयला यह एक चट्टान का टुकड़ा ही था जब तक मानव ने इसे तकनीक के आविष्कार करके धरती से निकालना नहीं सीखा था और इसे संसाधन नहीं बनाया था। उसी तरह प्राकृतिक घटनाएं जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, इन सब का महत्व तभी होता है जब ये घनी आबादी वाले किसी क्षेत्र, गांव या शहर को प्रभावित करते हैं। तभी ये प्राकृतिक घटनाएं आपदा कहलाते हैं। इसलिए जनसंख्या का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो भारत में सबसे पहली बार जनसंख्या जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और 1881 में सबसे पहली बार जनगणना पूरी तरह से जनगणना की जा सकी। जनगणना का अर्थ है दोस्तों कि जब एक निश्चित अवधि में जब आधिकारिक रूप से लोगों की गणना होती है तो उसे जनगणना कहते हैं। 1881 के बाद ये हर 10 साल बाद लगातार भारत में की जाती रही है। मार्च 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2 अरब थी 2011 के हिसाब से। इसे हम 1 अरब 21 करोड़ भी पढ़ सकते हैं या 121 करोड़ भी पढ़ सकते हैं। यह 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। और ये 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये विश्व की जो 17.5% जनसंख्या है वो भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह क्षेत्रफल 2.4% है। विश्व के पूरे भूभाग का 2.4% है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत के विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में दुनिया के 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और पूरे भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या 19.90 करोड़ है, यानी 19 करोड़ 90 लाख के आसपास, यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास, जो इस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है इस राज्य में। जबकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, लेकिन यूपी जो कि राजस्थान से छोटा है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। जो 19 करोड़ 90 लाख जो है ये भारत की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा है जो यूपी में रहता है, और राजस्थान में सिर्फ 5.5% लोग रहते हैं। सिक्किम जो पहाड़ी इलाका वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है इस राज्य में। यहाँ पर 6 लाख लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 64,429 लोग ही सिर्फ रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं बहुत कम आबादी है, 64,429 लोग ही रहते हैं। और भारत की जो कुल जनसंख्या है उसकी आधी आबादी, लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में ही निवास करती हैं। 5 राज्य जैसे वो हैं जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है।
इसे हम आगे भी डिटेल से देखेंगे। इस पाई चार्ट से आप समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे पाई चार्ट में लगभग आधी जनसंख्या ये 5 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया कि 16% जनसंख्या निवास करती है, महाराष्ट्र और बिहार में 9% जनसंख्या निवास करती है, पश्चिम बंगाल में बिहार से थोड़ा कम 8% और आंध्र प्रदेश में इससे 1% कम यानी 7% जनसंख्या निवास करती है। और बाकी आप अपने जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वहाँ का आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत जनसंख्या वहाँ पर रहती है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आकार और वितरण में जनसंख्या घनत्व को समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन यह है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व हमें जनसंख्या के वितरण के बारे में अच्छी जानकारी देता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं भारत में जो 2011 के हिसाब से 382 व्यक्ति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। यहाँ पर 1102 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं बिहार में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 11,297। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला भी दें तब भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही रहते हैं। आगे देखते हैं। अब इस पिक्चर के थ्रू और ये कलर कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये 250 से कम जो प्रति वर्ग किलोमीटर में 250 से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहाँ पहाड़ी वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 250 से कम लोग रहते हैं। आगे देखते हैं। जहाँ 251 से 500 लोगों के संख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में या जनसंख्या घनत्व है जहाँ का, वो स्टेट हैं, वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और ये असम। आप यहाँ से देख सकते हैं 251 से 500 वाले जनसंख्या घनत्व में ये स्टेट्स आते हैं। आगे देखते हैं। 501 से 750 जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 501 से 750 लोग की संख्या में लोग जहाँ रहते हैं वो स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। आगे देखते हैं। 751 से 1000 वाले जनसंख्या घनत्व में जो राज्य आता है वो उत्तर प्रदेश और केरल आता है। और 1000 से अधिक जनसंख्या जिससे कि बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व माना जाता है वो राज्य जो हैं वो बिहार है, पश्चिम बंगाल है और दिल्ली है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि दिल्ली की जनसंख्या घनत्व 11,000 से भी अधिक है और बिहार का 1100 के लगभग है, 1102 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और पश्चिम बंगाल का 1029 है, 1029 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आगे देखते हैं। इस ग्राफ के जरिए आपको समझने को मिलेगा प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत में। तो हर 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि का जो दर रहा, तो आप देखेंगे कि 1981 तक ये बढ़ते क्रम में रहा, हर दशक में वृद्धि दर बढ़ते क्रम में रहा। लेकिन 1981 के बाद ये ग्राफ डाउन आने लगा, ये प्रति दशक वृद्धि दर घटने लगी। इसे आगे भी समझते हैं। यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं।
वार्षिक वृद्धि दर यानी हर वर्ष कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो 1951 से 2011 के बीच समझते हैं। तो अगर आप 1951 से 1981 तक देखें तो वार्षिक वृद्धि दर बढ़ते क्रम में है। यहाँ से आप देखें तो ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ने की मुख्य वजह यह है कि 1981 तक जन्म दर अधिक था और मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही थी। इस वजह से मृत्यु दर अगर कम हो रहा है और जन्म दर अधिक था तो वृद्धि दर लाजमी है कि वो बढ़ेगी। तो आप 1981 तक ये वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी होती गई, जबकि 1981 के बाद ही इसमें कमी आनी शुरू हुई है। इसकी वजह यह है कि 1981 के बाद जन्म दर में कमी आ गई, जिस वजह से वार्षिक वृद्धि दर में भी कमी आनी शुरू हो गई। इस ग्राफ के जरिए आपको समझने को मिलेगा कि किस तरह से लगभग 100 सालों में जनसंख्या का ट्रेंड रहा है, बढ़ने का ट्रेंड रहा है। तो अगर आप 1901 से 1951 तक देखेंगे तो 1901 में केवल 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी और 1951 में 36 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो अगर हम वृद्धि देखें तो 24 से 36 करोड़ 50 सालों में बढ़ा। 24 से 36 करोड़ यानी 12 करोड़ के लगभग में वृद्धि हुई। ग्राफ भी आप देख सकते हैं, बार ग्राफ, इसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, ये लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत ऊंचाई है। इससे आप समझ सकते हैं कि वृद्धि जो है बहुत कम मात्रा में हुई है। जबकि 1951 के बाद आप अगर इस बार ग्राफ में देखें तो इसमें इसका साइज बढ़ता गया। इसका मतलब है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। अगर 1951 से आप 2001 के बीच में देखें तो 1951 में जहां 36 करोड़ जनसंख्या थी और 2001 में ये 100 करोड़ से भी पार कर गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई और 1901 से 1951 तक में कितनी वृद्धि हुई। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वो मुख्य इन 3 प्रक्रियाओं की वजह से आता है, इन 3 कारणों की वजह से आता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन 3 की वजह से ही जनसंख्या में परिवर्तन आता है। जन्म दर को समझते हैं तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं या जन्म दर उसे समझते हैं। मृत्यु दर प्रति वर्ष में प्रति 1000 एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और प्रवास में लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक भी हो सकता है, जब अंतर देश में ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो आंतरिक प्रवास होता है, और जो बाहरी प्रवास होता है बाह्य प्रवास, जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। आगे देखते हैं, ये समझते हैं कि गांव से शहरों की तरफ जो प्रवास के क्या कारण हैं। तो गांव में जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, वो एक पुश फैक्टर का काम करता है, वो वहां से लोगों को धक्का देता है। तो वो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से शहरों की तरफ खींचे चले जाते हैं, जहाँ पे रोजगार की संभावना है, शिक्षा भी है, जहाँ पर जीवन स्तर बेहतर है। इस वजह से लोग यहाँ से मूव होते हैं, गांव से शहर की तरफ मूव होते हैं। कुछ डेटा देख लेते हैं। शहर में 1951 के हिसाब से 1951 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या जो थी वो 17.29 थी, जबकि 2011 के जनगणना के हिसाब से नगरीय जनसंख्या 31.80 हो गई। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया है। आगे देखते हैं, जनसंख्या के गुण को समझते हैं। जनसंख्या के गुण और विशेषताओं में एक आयु संरचना। तो जनसंख्या का आयु संरचना हमें बताता है कि किसी भी आयु वर्ग में लोगों की संख्या कितनी है। तो ये समझने में आयु संरचना मदद करता है। तो इसे मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है आयु संरचना को। तो 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। पहले बच्चे हैं, दूसरे वयस्क हैं, तीसरे वृद्ध हैं। बच्चे जो 15 वर्ष से कम होते हैं उसे बच्चे की कैटेगरी में रखा गया है। 15 से 59 वर्ष के जो हैं उन्हें वयस्क की कैटेगरी में रखा गया है, और 59 वर्ष से जो अधिक हैं उन्हें वृद्ध की कैटेगरी में रखा गया है। बच्चे भारत की कुल जनसंख्या के 34.4% हैं, वयस्क 58.7% हैं और वृद्ध
6.9% है। ये डेटा आप एक दो बार देखें ताकि याद हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चे जो है वो आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। वयस्क जो आयु वर्ग के होते हैं वो आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं और देश के विकास में मदद इनकी काफ़ी रहती है। और वृद्ध जो होते हैं वो अवकाश प्राप्त हो सकते हैं या खुद से वो उत्पादनशील भी हो सकते हैं, कार्यरत भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखते हैं लिंग अनुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात एक सामाजिक सूचक भी है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी भी समाज में कितनी समानता है। तो कुछ डेटा देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर हम लिंग अनुपात देखें तो प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं थी, 943 महिलाएं 2011 के हिसाब से। 2001 के हिसाब से प्रति 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थी। तो अगर 2001 के हिसाब से देखें तो हमने इम्प्रूव किया है। और 1951 का डेटा देखें तो 946 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों में और 1961 में 941। तो 1951 से 2011 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक हुआ हो, वो हमेशा 1000 से कम ही रहा। हालांकि भारत में एक राज्य है केरल जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1084 है। तो लेकिन पूरे भारत के हिसाब से जो लिंग अनुपात है वो 2011 के हिसाब से 943 है। आगे देखते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता एक जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। शोध प्रक्रियाओं यानी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो किसी रिसर्च होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो अगर हम डेटा देखें तो भारत में जो साक्षरता दर है, टोटल साक्षरता दर, वो 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। आगे देखते हैं व्यावसायिक संरचना। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जो जनसंख्या का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यवसाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन तीनों में जब जनसंख्या का जिस हिसाब से वितरण है उसे ही व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। अब स्वास्थ्य को समझते हैं। तो स्वास्थ्य जनसंख्या के संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये विकास की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो 1951 में मृत्यु दर 25 थी, प्रति 1000 व्यक्ति में 25 मृत्यु दर थी, जबकि 2011 में घटकर 7.2 रह गई, जो कि हम बेहतर हुआ है मृत्यु दर में। 1951 में औसत आयु जो कि सिर्फ 36.7 वर्ष थी, वो 2011 में बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई। 1951 में सिर्फ 36.7 वर्ष और 2011 में ये 67.9 वर्ष हो गई। किशोर। भारत की जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण किशोरों की जनसंख्या का आकार है, क्योंकि किशोर ही हैं जो भविष्य के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। किशोर ये जो भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग हैं। किशोर को प्रायः जो 10 से 19 आयु वर्ग के होते हैं उन्हें वो किशोर वर्ग के आयु में आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को देखते हैं। तो इस नीति का मुख्य लक्ष्य ये था कि परिवार के आकार को सीमित रखा जाए, जिस वजह से वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के हिसाब से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार उनका ये लक्ष्य भी था कि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम किया जा सके।
टीकारोधियों जो बीमारी है उससे बच्चों को बचाना और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस बेस हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की लगभग आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है। वे राज्य हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु। और चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही जवाब अब देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब है फोर्थ। हमने पढ़ा था कि यूपी में 16% जनसंख्या रहती है, महाराष्ट्र और बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8% और आंध्र प्रदेश में 7%। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पर लगभग आधी आबादी निवास करती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विश्व की 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या कितने प्रतिशत क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका सही जवाब बताइए आप। इसका सही जवाब है 2.4%। हमने ये पढ़ा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसी 2.4% में ये 17.5% विश्व की जनसंख्या का 17.5% निवास करती है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व, पहला ऑप्शन 971, दूसरा 1102, तीसरा 1112, चौथा 990। तो सही जवाब है 1102। चौथा ऑप्शन है, 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं 933, 943, 941 और 946। तो सही जवाब है 943। पांचवा क्वेश्चन है, 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताइए। तो ये हमने पहले वीडियो में आपने देखा हुआ है जनसंख्या घनत्व वाले टाइम पे, तो उसे आप जाके देखें, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब ये है राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये पहाड़ी वाला इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है और यहाँ पे भी ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये पठारी क्षेत्र की वजह से यहाँ पर कम आबादी रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।